हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल LD स्टडी पॉइंट पे। आज की इस क्लास के अंदर हम BA 5th सेमेस्टर राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर आपको आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपकी पेपर में आने वाले हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंदर आज हम पाँचों जो यूनिट हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं और सबसे एंड में अपने जो निबंधात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं 60 नंबर के, उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसकी जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसके अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है। फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले आता है प्लेटो और अरस्तु। इसमें हम प्लेटो और अरस्तु के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्लेटो और अरस्तु के क्या अवधारणाएं थी, किस प्रकार इन्होंने अपने राज्य को नियम बनाए। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा समझाइए कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी अवधारणाएं क्या है। तो प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन उसके आदर्श राज्य की अवधारणा पर आधारित है। प्लेटो के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों को सद्जीवन की ओर ले जाना है। मतलब कि केवल कानून व्यवस्था बनाकर लोगों पर कानून को लागू करना नहीं है, जो नागरिक हैं उनके जीवन में बेहतर सुधार करना भी आवश्यक है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना न्याय की स्थापना के लिए की। उसके अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है। प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिक मूल्यों पर आधारित राज्य है। प्लेटो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सभी प्रकार के बनाए गए कानून और कर्तव्यों का पालन करता है तभी एक राज्य क्या है, श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि प्लेटो की न्याय की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके अंदर प्लेटो की न्याय की अवधारणा के बारे में पूछा गया है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्धारित कार्य को पूरा करना। उसने व्यक्ति और राज्य दोनों में न्याय की व्याख्या की है। जैसे आत्मा के 3 भाग होते हैं, उसी प्रकार राज्य के भी 3 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करता है तभी जो न्याय है वो स्थापित होता है। और प्लेटो ने न्याय को सामाजिक सामंजस्य का आधार माना है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि प्लेटो ने वर्ग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कि प्लेटो के वर्ग सिद्धांत की विवेचना करनी है कि प्लेटो ने जो वर्ग बनाए हैं वो किस प्रकार से हैं। तो प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों के अंदर विभाजित किया है। पहला कौन सा आ जाएगा, शासक वर्ग, दूसरा आ जाएगा सैनिक वर्ग और तीसरा आ जाएगा उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग राज्य का संचालन करता है और उपयुक्त 2 वर्ग हैं इसके अंडर में काम करते हैं, तो राज्य की रक्षा करता है। सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे जो चाहिए वो सामान उत्पादन करता है। उसके बाद आता है प्लेटो के अनुसार इन वर्गों के बीच संतुलन होने पर ही राज्य स्थिर रहता है। मतलब अगर इनके अंदर संतुलन बना है तो ही राज्य सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का महत्व बताइए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, उसका महत्व क्या है। तो प्लेटो ने शिक्षा को राज्य की आधारशिला माना है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल ज्ञान, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण भी करना है। शिक्षा के माध्यम से योग्य व्यक्तियों का चयन कर उन्हें शासन का दायित्व सौंपा जाता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था दीर्घकालीन और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन की अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसने वैज्ञानिक अध्ययन किया, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया। उसने 158 संविधानों का अध्ययन कर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। अरस्तु ने राजनीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा और एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया कि इसको भी एक अलग से विषय के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताइए। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का क्या उद्देश्य है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से होती है और उसका अंतिम उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है और वह राज्य से बाहर अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। उसके बाद आता है सेवंथ क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि अरस्तु के शासन वर्गीकरण को समझाइए। तो अरस्तु ने शासन को शुद्ध और विकृत रूपों में विभाजित किया है। शुद्ध रूप है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सुविधात्मक शासन। इसके अंदर आता है विकृत रूप क्रमशः निरंकुशता, कुलीन तंत्र का पतन और लोकतंत्र है। अरस्तु ने मध्यम वर्ग के शासन को सर्वोत्तम माना है। उसके बाद आता है 8th क्वेश्चन कि अरस्तु के अनुसार नागरिक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अरस्तु के अनुसार नागरिक की क्या अवधारणा है। तो
अरस्तू के अनुसार नागरिक वही है जो शासन और न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य राज्य से जुड़े होते हैं। नागरिक का उद्देश्य सदाचार पूर्ण जीवन जीना होता है। और उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन कि प्लेटो और अरस्तू के राज्य सिद्धांतों की तुलना कीजिए। इन दोनों की क्या करनी है? तुलना करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा कि प्लेटो का राज्य आदर्शवादी है और जबकि अरस्तू का राज्य किस प्रकार का है? व्यवहारवाद का है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का समर्थन किया जबकि अरस्तू ने क्या किया है? संविधानात्मक शासन को श्रेष्ठ माना है। प्लेटो का दृष्टिकोण नैतिक आदर्श पर आधारित है जबकि अरस्तू का अनुभव और व्यवहारवाद पर आधारित है। उसके बाद आता है कि प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचारों का महत्व बताइए कि प्लेटो और अरस्तू के जो राजनीतिक विचार है उनका क्या महत्व है। तो प्लेटो और अरस्तू के राजनीतिक विचार पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की आधारशिला है। दोनों ने राज्य, न्याय और नागरिकता पर महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों पर उनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद आता है हमारी सेकंड यूनिट जिसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। एक तो संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास और मैकियावेली के बारे में चर्चा करनी है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि संत ऑगस्टाइन के, यहां पर गलत टाइप हो गया ये, तो संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो संत ऑगस्टाइन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारक थे। उनके राजनीतिक विचार धार्मिक आधार पर आधारित थे। उन्होंने राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़कर देखा। ऑगस्टाइन मानता था कि राज्य की उत्पत्ति मानव के पापपूर्ण स्वभाव के कारण हुई। उनका मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय व्यवस्था की स्थापना था। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि संत ऑगस्टाइन की दो नगरों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि संत ऑगस्टाइन की दो नगरों की अवधारणा क्या है। तो संत ऑगस्टाइन ने ईश्वर का नगर और पृथ्वी का नगर अवधारणा प्रस्तुत की। ईश्वर का नगर आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है जबकि पृथ्वी का नगर भौतिक स्वार्थों पर आधारित होता है। उनके अनुसार आदर्श जीवन ईश्वर के नगर में ही संभव है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि संत ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और उद्देश्य क्या है। तो संत ऑगस्टाइन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानव के पापी स्वभाव के कारण हुई है। राज्य का उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। राज्य एक आवश्यक बुराई है जो पापों पर नियंत्रण रखने के लिए अस्तित्व में आई है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन कि थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो थॉमस एक्विनास मध्यकालीन युग के महान विचारक थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के समन्वय स्थापित किया। एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को ईसाई धर्म के साथ जोड़ा। उनके अनुसार राज्य उद्देश्य सदाचार और नैतिक जीवन की स्थापना करना है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि थॉमस एक्विनास के प्राकृतिक कानून सिद्धांत को समझाइए। तो एक्विनास के अनुसार प्राकृतिक कानून ईश्वर द्वारा निर्मित है। यह मानव बुद्धि के माध्यम से जाना जा सकता है। प्राकृतिक कानून में क्या क्या आता है कि मानव को नैतिक आचरण की ओर प्रेरित करना। मानव कानून को प्राकृतिक कानून के अनुरूप होना चाहिए। थॉमस एक्विनास के अनुसार राज्य और चर्च का संबंध बताइए। तो एक्विनास के अनुसार राज्य और चर्च दोनों उद्देश्य मानव कल्याण है। राज्य सांसारिक व्यवस्था देखता है जबकि चर्च आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करता है। दोनों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है सेवंथ क्वेश्चन कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उनका मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली और स्थिर राज्य की स्थापना करना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली और स्थिर राज्य की स्थापना करना, तो उसके अंदर आपको मैकियावेली उसका उत्तर देना है। तो मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम था? आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रिंस किसकी पुस्तक का नाम था या मैकियावेली की पुस्तक का क्या नाम था। तो द प्रिंस इसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। द प्रिंस मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना है। इसमें उन्होंने शासक को राज्य की रक्षा के लिए कठोर और व्यवहारिक बनने की सलाह दी है। उनके अनुसार शासक को आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता के साथ समझौता भी करना चाहिए। उसके बाद आता है कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक क्यों कहा जाता है। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और शक्ति को राजनीति का केंद्र माना। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन कि संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। तो संत ऑगस्टाइन और एक्विनास के विचार धार्मिक और नैतिक हैं जबकि मैकियावेली के विचार व्यवहारिक और यथार्थवादी हैं। ऑगस्टाइन राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, एक्विनास राज्य को नैतिक संस्था मानते हैं और
जबकि मैकियावली क्या मानते हैं, राज्य को शक्ति का साधन मानते हैं। मैकियावली क्या कहता है कि जो राज्य है वो किस प्रकार का साधन है, शक्ति का साधन है। मैकियावली की पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, द प्रिंस इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट, जिसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे हम, इसके अंदर हमारे जो मुख्य पॉइंट है वो है हॉब्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लॉक और उसके बाद रूसो, इनकी रचनाएं के बारे में बात करेंगे, इनके राज्य के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हॉब्स। थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो थॉमस हॉब्स आधुनिक राजनीतिक दर्शन के प्रारंभिक विचारक माने जाते हैं। उनके राजनीतिक विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में मिलते हैं। हॉब्स मानव स्वभाव को स्वार्थी और हिंसक मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में असुरक्षित जीवन जीता है, इसलिए राज्य की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉब्स की प्राकृतिक व्यवस्था की अवधारणा का स्पष्ट कीजिए। कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था में कोई कानून, राज्य या सत्ता नहीं है। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के लिए संघर्ष करता है। उन्हें सबके विरुद्ध युद्ध कहा है। इस अवस्था में जीवन एकांकी, निर्धन, घृणित, क्रूर और अल्पकालिक होता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि हॉब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचने के लिए मनुष्य आपस में एक सामाजिक अनुबंध करता है। इस अनुबंध के अंतर्गत लोग अपनी स्वतंत्रता शासक को सौंप देते हैं। शासक की सत्ता पूर्ण निरंकुश होती है तथा उनके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं होता। जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जॉन लॉक उदारवादी राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने मानव को स्वभाव से विवेकशील और नैतिक माना। लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। वे सीमित और उत्तरदायी शासक के समर्थक थे। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा को समझाइए। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था है। इसमें प्राकृतिक कानून विद्यमान होता है जो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करता है। हालांकि न्याय के अभाव के कारण राज्य की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन की लॉक के सामाजिक अनुबंध और विद्रोह के अधिकार पर प्रकाश डालिए। तो लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध जनता और शासन के बीच होता है। यदि शासक जनता के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जनता का विद्रोह का अधिकार है। इस प्रकार लॉक निरंकुश शासन के विरोधी थे। उसके बाद आता है सेवंथ क्वेश्चन कि जीन जैक्स रूसो के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो रूसो लोकतांत्रिक और जनसत्ता के समर्थक थे। उन्होंने मानव को स्वभाव से अच्छा माना। उनके राजनीतिक विचार सामाजिक अनुबंध मानव नामक ग्रंथ में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? सामाजिक अनुबंध नामक ग्रंथ में मिलते हैं। रूसो का मानना था कि समाज और निजी संपत्ति ने मानव को भ्रष्ट किया है। उसके बाद आता है एट्थ क्वेश्चन कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान और सुखी था। उसी समय न तो शोषण था और न ही असमानता। निजी संपत्ति के विकास से सामाजिक असमानता और संघर्ष उत्पन्न हुआ। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन कि रूसो की सामाजिक इच्छा की अवधारणा समझाइए। तो सामान्य इच्छा रूसो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह समाज के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य को समान इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में ही निहित है। उसके बाद आता है टेंथ क्वेश्चन कि हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों की तुलना कीजिए। हॉब्स निरंकुश सत्ता के समर्थक थे, लॉक स्मृति शासन के, जबकि रूसो जनसत्ता के समर्थक थे। हॉब्स मानव को स्वार्थी मानते हैं, लॉक विवेकशील और रूसो कैसे मानते हैं? स्वभाव से अच्छा मानते हैं। तीनों के विचार सामाजिक अनुबंध पर आधारित है, परंतु निष्कर्ष अलग अलग होते हैं। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट के अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा कि बेंथम, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है फर्स्ट कि जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके अनुसार किसी कार्य की अच्छाई या बुराई मूल्यांकन उसके परिणामों से किया जाना चाहिए। जो कार्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे वही नैतिक और उचित है। इससे उन्होंने अधिकतम सुख का सिद्धांत कहा है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन कि बेंथम के सुख दुख सिद्धांत को समझाइए। तो बेंथम ने सुख को मापने के लिए सुख दुख गणना का सिद्धांत दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुख दुख गणना का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको राइट आंसर करना है बेंथम। तो इसके अंदर क्या आता है कि
अंतर्गत तीव्रता, अवधि, निश्चिंतता, विस्तार आदि तत्वों के आधार पर सुख का मूल्यांकन किया जाता है। उनके अनुसार कानून और शासन का उद्देश्य समाज में सुख की वृद्धि करना होना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि बेंथम के राजनीतिक विचारों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। तो बेंथम लोकतांत्रिक सुधारों के समर्थक थे। वे निरंकुश शासन के विरोधी थे और कानून को जन कल्याण का साधन मानते थे। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और उपयोगिता को शासन का आधार माना है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जे.एस. मिल के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल उदारवाद के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने उपयोगितावाद को नैतिक आधार प्रदान किया। मिल के अनुसार स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है। उनके विचारों में व्यक्ति और समाज दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। मिल के अनुसार व्यक्ति को तब तक पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुंचाए। इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन कि मिल के उपयोगितावाद और बेंथम के उपयोगितावाद में अंतर बताइए। तो बेंथम ने सुख को मात्रात्मक माना जबकि मिल ने गुणात्मक सुख पर बल दिया। मिल के अनुसार बौद्धिक और नैतिक सुख शारीरिक सुख से श्रेष्ठ है। इस प्रकार मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बनाया। उसके बाद आता है टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो टी.एच. ग्रीन आदर्शवादी उदारवाद के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने राज्य को नैतिक संस्था माना। ग्रीन के अनुसार राज्य को उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायता करना भी होता है। उसके बाद आता है कि टी.एच. ग्रीन की स्वतंत्रता अवधारणा को समझाइए। इसके अंदर ग्रीन ने स्वतंत्रता को केवल बंधनों से मुक्ति नहीं माना बल्कि आत्मा विकास की क्षमता माना है। उनके अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब व्यक्ति समाज के हित में अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन कि टी.एच. ग्रीन के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है बल्कि उसका रक्षक है। राज्य सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न करता है जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। उसके बाद आता है टेंथ क्वेश्चन कि बेंथम, मिल और टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। जिसके अंदर बेंथम उपयोगितावाद और भौतिक दृष्टिकोण के समर्थन थे। मिल नैतिक उदारवाद के जबकि ग्रीन आदर्शवादी उदारवाद के समर्थक थे। तीनों का उद्देश्य मानव कल्याण था परंतु उनके मार्ग और दृष्टिकोण अलग अलग थे। उसके बाद आता है फिफ्थ यूनिट और सबसे बेस्ट यूनिट। इसके अंदर जो ये मार्क्स है वो क्या रहने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेगेल के राजनीतिक दर्शन का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। तो हेगेल जर्मन आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने राजनीतिक विचारों में राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना है। हेगेल के अनुसार राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति है। व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता राज्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति को समझाइए। तो हेगेल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया जिससे विचारों का विकास थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया द्वारा इतिहास और समाज निरंतर आगे बढ़ते हैं। यह पद्धति उनके सामाजिक और राजनीतिक विचारों का आधार है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन कि हेगेल के राज्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हेगेल के अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिक सत्ता है। राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन्होंने राज्य को पारिवारिक और नागरिक समाज में उच्च स्थान दिया तथा इसे नैतिक जीवन की पूर्णता माना। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक थे। उनके राजनीतिक विचारों का केंद्र वर्ग संघर्ष और आर्थिक संबंध है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग का उपकरण है जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता है। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत को समझाइए। इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार समाज का आधार आर्थिक संरचना होती है। उत्पादन संबंधों में परिवर्तन से सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिवर्तन होते हैं। इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। इसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन कि मार्क्स के अनुसार संघर्ष सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
मार्क्स के अनुसार समाज में हमेशा दो विरोधी वर्ग होते हैं, शासक और शोषित। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष होता है, यही संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। उसके बाद आता है 7वां क्वेश्चन कि मार्क्स की राज्य और क्रांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो मार्क्स के अनुसार राज्य वर्गीय शोषण का साधन है। सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति के बाद पूंजीवादी राज्य का अंत हुआ और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, अंततः राज्य का लोप हो जाएगा। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन कि राज्य के मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की आलोचना कीजिए। तो मार्क्स ने पूंजीवाद को क्या माना है? शोषणकारी व्यवस्था माना है। उसके अनुसार कि जो ये राज्य है ये क्या है? एक शोषणकारी व्यवस्था है। उसके बाद इसमें श्रमिकों का श्रम पूंजीपतियों के लाभ के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय बढ़ता है। उसके बाद आता है हेगेल और मार्क्स के राजनीतिक विचारों की तुलना कीजिए। तो हेगेल और मार्क्स के राजनीतिक विचारों की तुलना इस प्रकार की जा सकती है कि हेगेल आदर्शवादी थे और राज्य को सर्वोच्च मानते थे। हेगेल क्या मानता था? कि राज्य सबसे बड़ा है। जबकि मार्क्स क्या मानते थे? मार्क्स मानते थे कि भौतिकवादी थे और राज्य को वर्गीय उपकरण मानते थे। हेगेल ने विचारों को इतिहास का प्रेरक माना, जबकि मार्क्स ने आर्थिक शक्तियों को माना। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन और 5th यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। हेगेल और मार्क्स के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो हेगेल के विचारों में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया है, जबकि निरंकुशता का खतरा उत्पन्न होता है। मार्क्स के विचारों पर आरोप लगाया जाता है कि वे अत्यधिक आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित हैं। फिर भी दोनों विचारों का आधुनिक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद आता है हाईलाइटेड क्वेश्चंस। ये मेरे द्वारा चुने गए हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। इसके बाद आता है इसके फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहता है? तो फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा प्लेटो और अरस्तु यूनिट। इसके अंदर आता है कि प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसके अंदर राज्य, न्याय, शासन प्रणाली और नागरिकता के संदर्भ में विवेचना करनी है। तो प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन के प्रमुख स्तंभ है। दोनों गुरु शिष्य थे। प्लेटो और अरस्तु कौन थे? दोनों गुरु शिष्य थे, किंतु उनके राजनीतिक विचारों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं दिखाई देती हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना, न्याय को अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। प्लेटो ने राज्य को 3 वर्गों दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पाद में विभाजित किया। वे दार्शनिक राजा को शासन का सर्वोत्तम रूप मानते थे। अरस्तु ने प्लेटो के आदर्शवाद का विरोध किया और व्यावहारिक राजनीति पर बल दिया। उन्होंने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है। उन्होंने विभिन्न शासन प्रणालियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और संविधान को राजनीति का केंद्र माना। तुलनात्मक रूप से देखें तो प्लेटो आदर्शवादी और अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे। प्लेटो का राज्य कल्पनात्मक था, जबकि अरस्तु का राज्य व्यवहारिक। दोनों के विचारों ने आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट, जिसके अंदर आता है कि संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मैकियावली। उसके अंदर क्वेश्चन आता है कि संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मैकियावली के राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। तो इसके अंदर आता है कि मध्यकालीन राजनीतिक विचारकों में संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास और मैकियावली विशेष स्थान है। संत ऑगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड में ईश्वरीय राज्य और संसारिक राज्य के बीच अंतर किया है। उनके अनुसार वास्तविक न्याय केवल ईश्वर के राज्य में संभव है। संसारिक राज्य पाप और स्वार्थ से ग्रस्त होता है। थॉमस एक्विनास ने धर्म और राजनीति में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और राज्य को नैतिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन माना। वे सीमित और नैतिक शासन के समर्थक थे। उसके बाद आता है कि मैकियावली आधुनिक राजनीति चिंतक माने जाते हैं। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। दे प्रिंस में उन्होंने शक्ति, कूटनीति और व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया। उनके अनुसार शासक का उद्देश्य सत्ता की रक्षा होना चाहिए। इन तीनों विचारकों में धर्म, नैतिक और राजनीति को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसके बाद आता है थर्ड यूनिट के अंदर क्या आता है कि हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में क्वेश्चन आता है कि हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों की तुलना कीजिए। तो इसके अंदर आता है
हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, किंतु उनके निष्कर्ष अलग अलग हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अराजकता और भयपूर्ण थी। इससे बचने के लिए लोगों ने अपनी स्वतंत्रता एक निरंकुश शासक को सौंप दी। शासक के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को स्वतंत्रता और समानता की अवस्था माना। राज्य का उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। यही शासक असफल हो, यदि शासक क्या होता है, असफल हो जाता है, तो जनता का विद्रोह का अधिकार कर सकती है। रूसो ने मानव को स्वभाव से अच्छा माना। उनके अनुसार सामान्य इच्छा ही राज्य की संप्रभु शक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में निहित है। इस प्रकार हॉब्स निरंकुशता, लॉक उदारवाद और रूसो लोकतंत्र के समर्थक थे। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन कि बेंथम, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन, बेंथम, जे.एस. मिल और टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता एवं राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन कीजिए। तो बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने के अनुसार राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना। उन्होंने सुख को मात्रात्मक माना है। उसके बाद आता है कि जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद को नैतिक आधार दिया। उन्होंने स्वतंत्रता को मानव विकास का साधन माना और हानि सिद्धांत का प्रस्तुत किया। टी.एच. ग्रीन ने आदर्शवादी व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल बंधनों से मुक्ति नहीं बल्कि आत्मविकास की क्षमता है। राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक होता है। तीनों विचारकों का लक्ष्य मानव कल्याण था, परंतु उनके मार्ग अलग अलग थे। उसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन कि हेगेल और कार्ल मार्क्स, हेगेल और कार्ल मार्क्स के राज्य और इतिहास संबंधी विचारों की तुलना कीजिए। इसके अंदर आता है कि हेगेल जर्मन आदर्शवादी दर्शन के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था माना। उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार इतिहास विचारों के संघर्ष के आगे बढ़ता है। कार्ल मार्क्स ने हेगेल के द्वंद्ववाद को बौद्धिक आधार माना। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार आर्थिक संरचना समाज की नींव है, राज्य शासक को वर्ग का उपकरण है। उसके बाद आता है कि हेगेल राज्य को स्वतंत्रता का साधन मानते हैं, जबकि मार्क्स राज्य को वर्गीय शोषण का माध्यम मानते हैं। दोनों के विचार आधुनिक राजनीतिक और समाजशास्त्र में अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं।